नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं 24वें संविधान संशोधन के बारे में। 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था, आम चुनाव हुए थे, भारत में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे और साथ ही साथ जो 13 राज्य थे, तत्काल में 13 राज्य थे, मतलब कुछ राज्य ऐसे थे जहां पहले से सरकार थी और उस समय क्या हुआ था कि लोकसभा के आम चुनाव के साथ 13 राज्यों में भी चुनाव हुआ था और इन सभी 13 राज्यों में और इसके साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव है उन सभी में तत्कालीन जो सरकार है उसने बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया था और फुल बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो 1971 में प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो 24वां जो संविधान संशोधन है इसने क्या किया था, इसने भारत में समाजवाद की स्थापना, समाजवाद की स्थापना बोलने का ये मतलब है कि आय की समानता, भौतिक संसाधन, मतलब आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी खनिज हैं और जितने भी वन संसाधन हैं, सबका जो है वो समान रूप से वितरण होगा और क्या है, आय की समानता स्थापित की जाएगी। तो 24वें संविधान संशोधन ने भारत में समाजवाद की स्थापना करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और साथ ही साथ इसने क्या किया, तत्काल में जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उसको डिसीजन मेकर बना दिया। देखिए, 24वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध है संपत्ति के अधिकार से, जो आता है भाग 3 में आर्टिकल 31 के तहत। ठीक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो तैयार होती है पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 1951 में क्या किया था, पहला संविधान संशोधन किया गया था और इसमें जो है संविधान में कुछ कुछ आर्टिकलों में, खासकर जो मूल अधिकार वाला हिस्सा है भाग जो 3 है उसमें कुछ कुछ संशोधन किया गया था। देखिए, 24वां संविधान संशोधन जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो संविधान का आर्टिकल है 13 और 368 ये है क्या। तो संविधान का जो आर्टिकल है 13, तो संविधान का जो आर्टिकल 13 है इसमें मुख्यतः 3 क्लॉज है, 13(1), 13(2) और 13(3). ठीक है, 13(1) का संबंध है संविधान लागू होने से पहले, मतलब कि 26 नवंबर 1949 के पहले, या फिर बोल सकते हैं उस दिन तो बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 13(1) जो बोलता है वो ये है कि अगर संविधान लागू होने से पहले भारत में जो विधियाँ थी और वो विधियाँ भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को छीनता है या हनन करता है, यानी कि 13(1) के तहत जैसे कोई एक विधि है जो क्या करता है, किसी के मूल अधिकार को छीनता है, तो वो जो विधि है या जो कानून है वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, 13(2) का संबंध है संविधान लागू होने के बाद, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद सरकार क्या करती, कोई एक ऐसी विधि बनाती है जिसके चलते क्या हो रहा है कि नागरिकों का मूल अधिकार छीन रहा है या वो क्या कर रहा है कि नागरिकों के मूल अधिकार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो वो जो विधि या नियम है वो उस सीमा तक निरस्त किया जा सकता है या उसको उस सीमा तक समाप्त किया जा सकता है जिस सीमा तक क्या करता है, वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या मूल अधिकारों को छीन लेता है। 13(3) के तहत डिफाइन किया गया है कि 1 और 2 में जो विधियां हैं वो क्या क्या है। तो 13(3) में बताया गया है कि संविधान के आर्टिकल 13(2) में जो विधियां बताया गया है उन विधियों में क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है आपका अध्यादेश। संविधान का जो आर्टिकल है 123, ठीक है, 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है जब संसद के दोनों सत्र या कोई एक सत्र क्या हो, सत्र में ना हो। ठीक है, आदेश होता है, अध्यादेश, उपविधि, उसके अलावा जो रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं, ये सभी क्या है 13(3) के तहत विधि ठीक है। तो 13(3) की विधि के अंतर्गत शामिल है आपका अध्यादेश, आदेश, उपविधि, रूढ़ियाँ, प्रथाएं और अन्य बहुत सारे हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। उसमें पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कि ये चीज़ें विधिया के अंतर्गत शामिल होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13। ठीक है, इसके अलावा एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो है संविधान का भाग 20 में आर्टिकल है, केवल एक ही आर्टिकल है 368। 368(1) में डिफाइन किया गया है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। 368(1) में डिफाइन किया गया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। 368(2) में डिफाइन किया गया है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो इसको लिख देते हैं, संशोधन
करने की प्रक्रिया। ठीक है, 368(2) में डिफाइन किया गया कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 24वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि 13 में एक और क्लॉज जोड़ा गया था 13(4) और 368 में एक और क्लॉज जोड़ा गया था 368(3). ठीक है, तो इसमें यही देखना है कि 13(4) क्या था और 368(3) क्या था, और ये जो एक एक लाइन जोड़ा गया था इसने जो संविधान को किस तरह से चेंज किया था, या जो तत्काल में जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह से मदद किया था। ठीक है, तो इसको जानने से पहले ये देख लेते हैं कि पहले जो इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो कैसे तैयार हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले संविधान संशोधन में। पहला संविधान संशोधन है मुख्यतः संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें बताया गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको लिमिट करने के लिए या उसमें बंदिशें लगाने के लिए कुछ कुछ सुधार किए गए थे। हुआ ये था कि संविधान का जो आर्टिकल है 31, संविधान के आर्टिकल 31 का संबंध है संपत्ति के अधिकार से। ठीक है, और 24वां संविधान संशोधन का भी संबंध है किससे? संपत्ति के अधिकार से। शुरुआत में क्या था, जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को क्या किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। उनमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या था? एक मूल अधिकार था। और 42वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया गया? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ ये संपत्ति के अधिकार ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, और आम गरीब किसान जो खेती किसानी करते थे उनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं थे। तो सरकार ने क्या किया कि लैंड सीलिंग मतलब जमींदारी सुधार मतलब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियम, इन दोनों को क्या किया? संविधान में शामिल किया। और उसके चलते उसने क्या किया? आर्टिकल 31 में 2 क्लॉज जोड़ दिए, 31A और 31B। 31A का संबंध है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से, वहीं 31B में 9th शेड्यूल को शामिल किया गया, जो क्या रहा है? हमेशा से विवादित रहा है। ठीक है, देखिए होता क्या था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। सरकार अगर किसी की संपत्ति या किसी की ज़मीन जब्त कर लेती थी, भले वो पब्लिक पर्पस के लिए क्यों ना हो, लोग क्या करते थे अपने, ये मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, तो लोग क्या करते थे अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मतलब मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कर देते थे? सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते थे। तब सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 31 में 2 आर्टिकल जोड़े और बताया कि अगर किसी की संपत्ति का अधिकरण मतलब किसी संपत्ति पे कब्जा अगर पब्लिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है कि वो इंसान या वो जमींदार अपने मूल अधिकार का हनन हो रहा है, इस आधार पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकता। तो ये पहला संविधान संशोधन में बेसिकली यही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि 1951 में भी एक केस हुआ था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, शंकरी प्रसाद एक व्यक्ति थे, एक जमींदार थे। उन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी तत्काल में जो सरकार थी 1951 में नेहरू जी की जो सरकार थी, उसके खिलाफ केस किया कि ये क्या कर रहे हैं? संपत्ति के अधिकार को छीन रहे हैं, और संपत्ति क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, और उन्होंने ये अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसका हवाला दिया? उन्होंने संविधान का जो आर्टिकल 13 है उसके 13(3) और 13(2) का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि संविधान के आर्टिकल 13(2) में लिखा है कि कोई भी संविधान लागू होने के बाद कोई भी नियम या अधिनियम अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीनता है, संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार था, मतलब कि 13(2) के तहत ऐसा लिखा है कि अगर सरकार किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को छीन रहा है तब क्या हो जाता है? उस अधिनियम को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, और 13(3) में विधियां बताई गई हैं, लेकिन इन विधियों में ऐसा है कि देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट आता है कि संविधान का आर्टिकल जो 13(3) है उसमें विधि लिखा है, लेकिन उस विधि में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि अधिनियम भी इस विधि के तहत शामिल है, और ये क्या होता है? संविधान संशोधन अधिनियम होता है। ठीक है, तो उन लोगों को एक पॉइंट मिल गया था कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो भी क्या है? वो
13(3) के तहत विधि में शामिल है और अगर संविधान संशोधन के माध्यम से किसी के संपत्ति के अधिकार को छीन रहे हैं तो क्या किया जा सकता है, उस अधिनियम को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, शंकरी प्रसाद का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पहला संविधान संशोधन है इसको क्या साबित करना, इसको गैर संवैधानिक साबित करना। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद ने क्या किया, केस किया। तो उस समय जो तत्काल में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इस बात को साबित किया कि जो संविधान का आर्टिकल 13(3) है और इसमें जो विधियाँ शामिल हैं, ठीक है, इसमें विधियाँ तो शामिल है और विधियों में सब कुछ लिखा है, आदेश, अध्यादेश, उपविधि, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, लेकिन इसमें कहीं भी अधिनियम नहीं है, अधिनियम या एक्ट शामिल नहीं है। इसलिए अगर सरकार 368 के माध्यम से कोई अधिनियम बनाती है तो उसको 13(2) और 13(3) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता। मतलब समझ पा रहे हैं? मैटर यह है कि अगर सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीनता है तो उसको 13(3) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता। और तत्काल में सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि नेहरू जी की सरकार ने जो पहला संविधान संशोधन दिया है वो सही है। ठीक है, उसके कुछ साल बाद यानी कि 1965 में सज्जन सिंह ये क्या थे, ये राजस्थान के एक जमींदार थे। इनकी भी संपत्ति को क्या किया, सरकार ने जब्त कर लिया। तो इन्होंने भी क्या किया कि राजस्थान सरकार के खिलाफ एक केस कर दिया और इन्होंने भी वही तर्क दिया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार है और अगर सरकार क्या करती है, कोई विधि बना के संपत्ति को छीन रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, उस विधि को निरस्त करे क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। और फिर से उन्होंने इसी बात का हवाला दिया कि 13(3) में लिखा है विधियाँ, और सरकार अगर किसी विधि के माध्यम से संपत्ति को छीन रही है तो वो गैर संवैधानिक है, मतलब वो संविधान के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने वही डिसीजन दिया कि 13(3) में जो विधियां हैं उसके अंतर्गत 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है वो शामिल नहीं है। मतलब कि 13(3) अलग है और 368 अलग है। 368 के तहत जो संशोधन हो रहा है उसको 13(3) की विधि में शामिल नहीं किया जा सकता, दोनों को अलग अलग साबित कर दिया। ठीक है, अब 1965 में ही एक और केस हुआ था, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। हुआ ये था कि गोलकनाथ लोग दो भाई थे। ठीक है, एक ही पैतृक संपत्ति थी और ये जालंधर के जमींदार हुआ करते थे। इनके पास बहुत ज़्यादा लगभग हजारों एकड़ ज़मीन थी। ठीक है, तो हुआ ये था कि 1953 में पंजाब राज्य ने एक नियम पारित किया कि अगर कोई इंसान है जिसने संपत्ति खुद अर्जित नहीं की है, मतलब कि वो पैतृक संपत्ति है, जमींदारी के चलते उनको वो संपत्ति प्राप्त हुई है, तो पंजाब सरकार ने नियम लैंड सेलिंग एक्ट पारित किया और उसमें बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा कि अगर उसकी पैतृक संपत्ति है तो पिताजी की मृत्यु बाद ऐसा होगा कि दोनों भाइयों को, मतलब जितने भी भाई हैं प्रत्येक भाई को 30-30 एकड़ मिलेगा और बाकी जितनी भी ज़मीन है वो क्या हो जाएगा, पंजाब सरकार के पास चली जाएगी और पंजाब सरकार उसको क्या करेगी, गरीब किसानों में बांट देगी। ठीक है, तो अब 1953 का एक्ट, लैंड सेलिंग एक्ट ने क्या किया, इन लोग की संपत्ति छीन ली। अब संपत्ति का अधिकार, ये बात हो रही है 1965 की। 1965 का ये केस है, 1967 में डिसीजन आया था। ठीक है, तो 1965 में क्या था, संपत्ति का अधिकार फिर से क्या था, मूल अधिकार था। तो गोरखनाथ लोग चले गए, कहाँ चले गए, इन लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ फिर से वही तर्क दिया कि संविधान में लिखा है कि 13(2) में लिखा है कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी अधिनियम या नियम या विधि बोलते हैं बेसिकली, कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी विधि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीनता है तो वह अधिनियम या विधि उस सीमा तक निरस्त हो जाएगी जिस सीमा तक वो क्या करता है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन रहा है। ठीक है, और 368 के द्वारा जो संशोधन किया जाता है वह भी क्या है, एक विधि ही है। ठीक है, इससे पहले जितने भी डिसीजन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 13(3) अलग है और 368 है अलग है। मतलब कि 368 के तहत अगर कोई संशोधन होता है तो उसको 13(3) में शामिल नहीं कर सकते। अब तक का डिसीजन वही था, 1967 से पहले डिसीजन यही था। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बोला था कि 13(3) अलग है और 368 अलग है।
ठीक है। लेकिन 1967 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट का माइंड चेंज हो गया था। उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो थे के सुब्बा राव, ठीक है। तो सुब्बा राव के अध्यक्षता में क्या हुआ था कि 11 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, ठीक है। 11 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी और इस पीठ ने 6-5 के बहुमत से यह डिसीजन दिया कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन अधिनियम बनते हैं वो 13(3) में शामिल हैं। मतलब कि 13(3) और 368 का संबंध ऐसा हो गया, अगर ये 13 को डिफाइन कर रहा है ये बड़ा वाला बोला, तो 368 क्या है, इसी के अंतर्गत है। मतलब कि ऐसा हुआ कि अगर सरकार मूल अधिकारों मतलब कोई भी अधिनियम बनाती है और वो किसी इंसान के मूल अधिकारों को छीन रहा है, तब 13 संविधान के आर्टिकल जो 13 है उसको आधार मान करके उस अधिनियम को निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या था, गोलकनाथ के मामले में किसका डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है। अब जैसे ही क्या बोलते हैं ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया, फिर से सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई कि अगर सरकार को लोगों की भलाई के लिए किसी ज़मींदार से ज़मीन छीनना है तब वो नहीं छीन सकती, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया था, गैर कानूनी या असंवैधानिक करार दे दिया गया था। तब सरकार ने तत्काल में, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसने चुनाव के बाद 1971 में क्या किया, 24वां संविधान संशोधन किया। 24वां संविधान संशोधन किया तत्काल में इंदिरा गांधी की सरकार ने। ये हुआ था 5 नवंबर 1971 को। तो इसमें क्या किया गया कि 13 में पहले से 3 आर्टिकल थे, जैसा कि हमने बताया था, इसमें 4 जोड़ा गया, और 368 में पहले से 2 आर्टिकल थे तो इसमें 3 जोड़ा गया, और इस दोनों ही आर्टिकलों में लिखवा दिया गया कि 368 का संबंध 13 से नहीं है, और इसमें लिखा दिया गया कि 13 का संबंध 368 से नहीं है। मतलब दोनों में ही एक ही बात लिखवा दी गई कि 13 अलग है और 368 अलग है। इसने क्या किया, इसने फिर से क्या किया कि सरकार को स्ट्रांग बना दिया। उसने क्या किया था, देखिए, हर बार सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले तक 1967 के पहले तक ये बोला करता था कि 13 अलग है और 368 अलग है। तो इसमें क्या है, 368 के तहत कोई भी अधिनियम बनता था, अगर वो अधिनियम मूल अधिकारों को छीन भी रहा है तब भी उसका संबंध 13 से नहीं है, इसलिए उसको क्या कर सकते हैं, निरस्त नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 67 में डिसीजन चेंज हो गया। उसने क्या किया कि 368 को 13 के तहत शामिल कर लिया, ठीक है। तो इसमें 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से यही किया गया कि 13(4) जोड़ा गया और 368 जोड़ा गया, और उसमें दोनों में ही एक ही बात लिखवा दी गई कि 13 का संबंध 368 से नहीं है और 368 का संबंध 13 से नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या किया गया, 24वें संविधान संशोधन में एक और किया गया कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है उसको संविधान संशोधन विधेयक के मामले में छीन लिया गया, और राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है तब राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में सहमति देने के लिए बाध्य है। मतलब कि संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो जो 24वां संविधान संशोधन है ये मुख्यतः संपत्ति के अधिकार से था, और इसमें 13 और 368 के बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है 24वां संविधान संशोधन आपको समझ में आया होगा।